नमस्कार, 22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में बात बीजेपी की पहली लिस्ट की। बताएंगे आपको पहली लिस्ट में क्या है बीजेपी की रणनीति। आपके साथ 22 का महासमर में मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी की सीट को लेकर सियासत शुरू हो गई है और क्यों बीजेपी ने योगी को एक सेफ सीट से मैदान में उतारा है। लेकिन बात सबसे पहले दावेदारों के ऐलान की। बीजेपी ने 107 चुनावी दावेदारों की लिस्ट जारी कर दी और इन उम्मीदवारों में बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों के जरिए सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। अगर बीजेपी की पहली लिस्ट पर नजर डाली जाए तो युवाओं, महिलाओं समेत हर तबके को साधने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया। क्या है वो संदेश और क्या है पूरी रणनीति, देखिए। 22 के महासमर में बीजेपी के दावेदारों पर सबकी नजर थी। बीजेपी ने पहले और दूसरे फेज के 107 दावेदारों के नाम का ऐलान कर दिया। पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जिन 107 नामों पर फिलहाल मुहर लगाई है उनमें 107 में से फिलहाल 83 मौजूदा विधायक थे। 83 में से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया और पहले दूसरे चरण में 20 विधायकों का टिकट कटा। 107 में से 44 कैंडिडेट ओबीसी, 19 कैंडिडेट एससी हैं। 10 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया। 68% उम्मीदवार ओबीसी, एससी और महिलाएं हैं। सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पहले से माना जा रहा था कि बीजेपी कई उम्मीदवारों का बम्पर तरीके से टिकट काटेगी, लेकिन कोर कमेटी की बैठक में रणनीति बदल गई। बीजेपी ने अंधाधुंध टिकट काटने की रणनीति को बदला। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को संदेश था। साथ ही अंदरूनी घात को रोकने के लिए भी बीजेपी की तरफ से कदम उठाया गया। ये भी तय हुआ कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ विधायकों की सीट बदलने पर भी रणनीति बनी थी। हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। भीतरी चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, शायद आप लोगों की सब मैंने नामों कानों पे नाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बन रहे हैं। बीजेपी ने अपने दावेदारों के नाम 3 फिल्टर से गुजारकर फाइनल किए हैं। ये 3 फिल्टर हैं आरएसएस, सरकार और संगठन के कार्यकर्ता। शीर्ष नेतृत्व को आरएसएस की ओर से जमीनी फीडबैक दिया गया। कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार की छवि को लेकर जानकारी ली गई। सरकार के स्तर पर मौजूदा विधायकों के काम का आकलन किया गया। ऐसे में पार्टी से जो बागी हुए उनका दल बदल का मंसूबा साफ था। बीजेपी हाईकमान के पास पहुंचे रिपोर्ट कार्ड में वो फेल हो गए थे। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी ने सीएम योगी को गोरखपुर शहर की सीट से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से मैदान में उतारा है। लेकिन इसके पीछे आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्यों बीजेपी ने अपने दिग्गजों को सेफ सीट दी है, जरा समझिए। 2 प्रमुख सीटों के बारे में जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। 22 के महासमर में ये तय हो गया है, न मथुरा और न अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने नामों की घोषणा करते हुए तमाम कयासों को विराम दिया। योगी आदित्यनाथ जी
गोरखपुर शहर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर से ऐलान के बाद पार्टी का आभार व्यक्त किया। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वहीं कौशाम्बी की सिराथू सीट से बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मैदान में उतारा है। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी पार्टी का आभार जताया, लेकिन सवाल यह है, आखिर तमाम कयासों के बीच पार्टी ने दोनों दिग्गजों को सुरक्षित सीट से मैदान में क्यों उतारा? सेफ सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनको प्रदेश भर में तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने जाना होगा। ऐसे में अगर उनके पास कोई ऐसी सीट होती जहां पर उनको ज्यादा समय देने पड़े तो बाकी लोगों को समय नहीं दे पाते। चौथी चीज ये हो सकती है कि मुख्यमंत्री का वो गृह क्षेत्र रहा है और मुख्यमंत्री वहां से सीधे तौर पर एक मैसेज देना चाहे, क्योंकि अगर वो सीट छोड़ते तो विपक्षी दल कहते कि मुख्यमंत्री अपनी सीट पे चुनाव लड़ने से डरे, इसलिए उन्हें अयोध्या जैसी सीट का सहारा लेना पड़ा। तो इन तमाम संदेशों से बचने के लिए गोरखपुर का अंतिम में चयन किया। दोनों ही दिग्गज नेताओं को किसी और सीट से उतारने के पीछे रणनीति ये रहती है कि दोनों अपनी सीट पर उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में बाकी दावेदारों की सीट पर प्रचार करना मुश्किल हो जाता। बीजेपी ने बाकी हिस्सों में प्रचार के दारोमदार को देखते हुए योगी और मौर्य को सुरक्षित सीट दी है। टीम न्यूज स्टेट। तो राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, जिसका इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई और 107 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। उनमें से दो चेहरे ऐसे हैं जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो वो सिराथू से लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि अयोध्या से लड़ने की चर्चा ज़रूर थी, लेकिन कुछ लोगों के मन में शंका ये थी कि क्या मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ना चाहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए ये भी है कि अयोध्या में चूंकि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, और हालांकि वो अलग बात है कि अगर अयोध्या से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो भाजपा की एक बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, उसको धार मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जो सियासी जानकार है उनका मानना यह है कि चूंकि वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और जो मंदिर की उपलब्धि है, मंदिर निर्माण की उपलब्धि है, बहुत पहले से भाजपा उसको लेकर लोगों के बीच में जा रही है, तो उसमें एड ऑन होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिखती थी। दूसरी बात, चूंकि गोरखपुर उनका गृह जिला है, गृहनगर है, और वहाँ से कई बार वो सांसद चुने गए हैं, और गोरखपुर से चुनाव लड़ाने की एक सबसे बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ये मानी जा रही है कि पूरे पूर्वांचल में चूंकि जो कुछ रिपोर्ट्स आई है उसमें कहा गया कि हो सकता है कुछ सीटों का नुकसान पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो वैसे में अगर मुख्यमंत्री गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि कई ऐसे मंडल हैं, चाहे हम गोरखपुर मंडल की बात करें, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल और साथ में देवी पाटन मंडल, ये चार ऐसे प्रमुख मंडल हैं जिसको साधने में भाजपा को आसानी मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बनारस की बात करें और बनारस के जो आसपास के जिले हैं, जो आसपास की सीटें हैं, चूंकि बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पर भाजपा को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। खासतौर पर अगर हम बनारस की सभी सीटों की बात करें या फिर गाजीपुर, चंदौली, जो आसपास की सीटें हैं, तो माना जा रहा है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को मैनेज कर सकती है प्रधानमंत्री मोदी के सहारे। लेकिन अगर हम गोरखपुर रीजन की बात करें तो चूंकि गोरखपुर के साथ साथ जो दूसरे मंडल हैं, चाहे हम बस्ती मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल की बात करें, देवी पाटन मंडल की बात करें या फिर आजमगढ़ मंडल की बात करें, तो इन मंडलों की जो विधानसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा परिणाम देने के लिए इस रणनीति को एक नए सिरे से देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी भी चूंकि अगर हम डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात करें तो सिराथू सीट से इससे पहले भी वो 2012 में चुनाव लड़ चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नाम का हालांकि आज ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि जब तीसरी और चौथी जो लिस्ट, जब दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी तो हो सकता है कि उसमें दिनेश शर्मा का भी नाम हो। तो आज
चूंकि जो संशय था, जो एक सस्पेंस बरकरार था कि भारतीय जनता पार्टी कितने उम्मीदवारों का नाम जारी करने वाली है, कितने लोगों का टिकट कटने वाला है, तो वो सस्पेंस आज पहली लिस्ट के साथ खत्म हो चुका है। चूंकि देखा जाए तो 20, हालांकि संभावना ये जताई जा रही थी कि एक बड़ी तादाद में, एक बल्क में भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का टिकट काटेगी, लेकिन 83 जो मौजूदा विधायक थे उनमें से सिर्फ 20 विधायकों का ही टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने। अविनाश, टिकटों के अगर देखा जाए जो ऐलान किया गया है, अगर विधायकों का टिकट कटा है तो उसके पीछे क्या कारण, सिर्फ सर्वे है या फिर परफॉर्मेंस और बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं? और साथ ही मुख्यमंत्री अगर गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो क्या इसका एक बड़ा पहलू ये भी हो सकता है कि एसबीएसपी, जिसका मऊपुर, गाजी और आजमगढ़ वाले इलाकों में थोड़ा प्रभाव देखा जाता है, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ जा चुकी है, इस वजह से मुख्यमंत्री के प्रभाव में मऊ और ये पूरा इलाका जो है साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कहना गलत है कि एसबीएसपी का जो पूरा प्रभाव पूरे पूर्वांचल में, हाँ पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें ज़रूर है जिसमें अगर मऊ की कुछ सीटों की बात कर ले, गाजीपुर की कुछ सीटें हैं, बलिया की कुछ सीटें हैं, तो उन सीटों पर एसबीएसपी का प्रभाव है। लेकिन ये कहना कि जो पूरा राजभर वोट बैंक है ओम प्रकाश राजभर के साथ जाएगा, ये गलत है। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो चूंकि देखिए मोदी और योगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दोनों चेहरों पर चुनाव लड़ने जा रही है और मोदी का चेहरा इतना बड़ा हो चुका है पूरे पूर्वांचल में, जिस तरीके से बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया और जो एक कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी उस वक्त देखने को मिली, और चूंकि एक अगर हम पूरे पूर्वांचल की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के सहारे, उस चेहरे के सहारे भाजपा ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि पूर्वांचल की तस्वीर को बदलने में प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी भूमिका है। योगी चूंकि गोरखपुर से आते हैं, वहां के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो उनकी भूमिका तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो बनारस के सांसद हैं और बनारस के सांसद होने की वजह से जो तस्वीर बदली है वो प्रधान और पूर्वांचल को साधने की कोशिश है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मथुरा, अयोध्या से चुनाव लड़ने को कहा जाता था। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान पर क्या सोचते हैं गोरखपुर वासी, सुनिए। पूज्य महाराज जी का गोरखपुर की सीट से लड़ना हम सभी लोगों के लिए, जो गोरखपुर वासी हैं और यहाँ से जुड़े हुए 10-20 जिलों पर जो विकास का असर है वो और तेज होगा और तीव्र होगा और हम सारे लोगों को विकास की एक नई गति मिलेगी। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र हम गोरखपुर वासियों के लिए ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के लिए महाराज जी का असर काफ़ी हद तक रहता है। हम लोग अभी बीच में जब खबर आई थी कि अयोध्या से लड़ेंगे तो गोरखपुर वासी थोड़े निराश थे। वह जमीनी नेता हैं और उनकी भी अपनी इच्छा थी कि वह चुन के ही जाए। कोई भी मजबूत नेता, जनाधार वाला नेता रहता तो उसकी इच्छा रहती है कि वह चुन के जाए और वह लड़ेंगे तो बाकी लोगों को भी मजबूती मिलेगी और गोरखपुर निश्चित तौर पे उनके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा बहुत शानदार और बेहतरीन रहा है। वो गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का उन्होंने विकास किया और जो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में योगी का नाम चल रहा है। ऐसे में अगर गोरखपुर से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया तो हम गोरखपुर वासियों में एक उत्साह है, खुशी की लहर है कि अभी वो पिछले 5 बार से वो सांसद यहाँ रहे। ऐसे में उन्होंने विधायकी जो को चुना है तो वो तो मामूली सा चीज़ है, वो तो ऐसे जीत जाएंगे। बस उनके टिकट की नाम की घोषणा होते ही आज से मान लीजिए कि वो सदर विधानसभा सीट से विधायक हो गए। प्रदेश के सारी जनता को वो जो सुविधा आती है वो एक तो सबसे अच्छी बात है कि इस सरकार में कि जो पहले बिचौलिया होते थे वो ख़त्म हो गए। एक आम आदमी को अगर 1 रुपया भी आना होता है तो डायरेक्ट उसके खाते में आता है। ये सारी व्यवस्थाएं या और अभी जैसे बिजली, पानी, गैस
जो आम लोगों की ज़रूरत है वो सबको मिल रही है। और इससे बहुत अच्छी बात है कि हम बाबा जी हमारे फिर, और ख़ास करके अभी हमको पता चला है कि गोरखपुर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी जी का शहर से चुनाव लड़ना गोरखपुर वासियों के लिए तो सुखद है ही, पूरे प्रदेश के लिए सुखद है। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना उनके लिए आवश्यक है विधायकी का। वो सांसद रह चुके हैं, एक बार नहीं 5 बार सांसद रह चुके हैं, और वहाँ पे तो उनको उस शहर से विधायक लड़ना एक छोटा हो जाता है। लेकिन यह छोटा हुआ भी ये मजबूरी है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकी का चुनाव लड़ा जाए। तो विधायकी की अगर सांसद स्तर पे यहाँ से हमेशा चुनाव जीतते रहें तो विधायक का चुनाव जीतना तो उनके लिए बहुत सहज बात है, बहुत सामान्य बात है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक कोई भी प्रत्याशी कहीं से खड़ा होता है तो कहता है कि हमको फला विधानसभा से टिकट चाहिए, दूसरी विधानसभा में जाता है तो वो स्वीकारता ही नहीं है। लेकिन हमारे योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी अयोध्या की बात आई थी, कहीं से भी आएगा तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, और कहीं से भी लड़ें, उनको विकास पूरे प्रदेश का करना है। हाँ, गोरखपुर का चुनाव लड़ने से फ़ायदा ये होगा कि गोरखपुर में अभी विकास की अभी बहुत संभावनाएं हैं। तो एक तरफ जहां कयास लग रहे थे कि सीएम योगी मथुरा या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में गोरखपुर से योगी और केशव मौर्य की सेफ सीट से चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति समझिए। गोरखपुर शहर बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। पिछले 8 चुनाव से यहां बीजेपी को ही लगातार जीत मिली है। और गोरखपुर मठ की अगर हम बात करें तो गोरखपुर मठ के प्रभाव वाली सीट है गोरखपुर शहर। वहीं सिराथू की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की लहर में भी 2012 में सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। मौर्य जाति के सबसे बड़े नेता केशव का गढ़ है सिराथू, और केशव का संसदीय क्षेत्र फूलपुर भी दरअसल यहीं से जुड़ा हुआ है। सिराथू से ही केशव प्रसाद मौर्य पले बढ़े हैं, यही उन्होंने काम भी किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी के प्रत्याशियों की सूची भी जारी की। जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। ये बार पलटवार है सियासत में वजूद का और दावेदारी का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना वजूद साबित करने की कोशिश की, मायावती ने हैसियत दिखा दी। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही नहीं, स्वामी को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। दलित विरोधी एसपी हुकूमत में कराए दंगे। इस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है। तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। पिछड़ों के नाम पर किया यादवों का भला। इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है, बाकी पिछड़ी जातियों का नहीं। जबकि बीएसपी ने दलितों के साथ साथ यादव सहित सभी पिछड़ी जातियों का भी बराबर ध्यान रखा है। मायावती का ऐलान, अकेले लड़ेंगे चुनाव। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ी है
हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। 53 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विरोधियों पर वार किया तो जन्मदिन के मौके पर समर्थकों से चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का तोहफा भी मांगा। इस दौरान मायावती ने अपने संघर्ष पर लिखी किताब का विमोचन भी किया। हालांकि मायावती ने संकेत भी दिया, बीएसपी सत्ता में आती है तो वो खुद ही सूबे की कमान संभालेंगी। टीम न्यूज़ स्टेट।